एकता, तुम दोनों कहाँ हो? जल्दी आ जाओ, कॉलेज के बाहर हम दोनों तुम दोनों का वेट कर रहे हैं। मयंक, ये सब क्या है? तुम दोनों क्यों उसी बात के पीछे पड़े हो? दोस्ती थी तो ठीक था, हम दोनों काली हैं। तुम दोनों हमारे साथ कैसे खुश रह सकते हो? ये सब बातें फोन पर नहीं होंगी। जल्दी बाहर आओ वरना हम अंदर आकर हाथ पकड़ कर ले जाएंगे। अच्छा ठीक है, आते हैं। क्या हुआ? वो दोनों क्या बोल रहे हैं? मान नहीं रहे, हमें जाना ही होगा, चल। तभी दोनों अपने कॉलेज के बाहर मयंक और रवि से मिलती हैं और उनके साथ बाइक पर बैठकर एक कैफे पहुंच जाती हैं। बोलो, अब क्या बात करनी है? जो बात थी हम बता चुके हैं। देखो, हम दोनों भाई तुम दोनों बहनों से प्यार करते हैं। हमें तुम्हारी गरीबी से, अनाथ होने से, तुम्हारे कालेपन से कोई परेशानी नहीं है। हमें तुम्हारी सादगी पसंद है। हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुम दोनों क्यों नहीं मान रही हो? क्योंकि तुम्हारी माँ नहीं मानेंगी। हमें फर्क नहीं पड़ता, हम माँ को मिलकर मना लेंगे। हम चारों मिलकर मना लेंगे, तुम बस हाँ करो। तुम दोनों हमसे प्यार करती हो या हम दोनों अपनी जान दे दें? हाँ, आज फाइनल कर ही दो। नहीं नहीं, ये तुम दोनों क्या बोल रहे हो? ठीक है, हम शादी के लिए तैयार हैं। ऐसा कुछ मत करना, हम दोनों सच में तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। फिर दोनों बहनें अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर उनके घर आती हैं, जहां मयंक और रवि की माँ सुमित्रा और बहन वर्षा उन्हें देखकर हक्की बक्की रह जाती हैं। भैया, ये आप दोनों किन काली को उठाकर यहाँ ले आए हो? आपने लव मैरिज की है ना इनसे? तुम दोनों का मुंह बंद क्यों है? और ये सब करने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? आखिर क्यों की तुम दोनों ने ऐसी काली लड़कियों से शादी? माँ, हम दोनों इन दोनों से प्यार करते हैं और इनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इतना प्यार करने के बाद हम दोनों अपने जीवन साथी को अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। करम जले नास पीटे, क्या देख लिया तूने इन काली सी लड़कियों में? ऊपर से अनाथ है। ये तो ऐसी लड़कियों को लेकर आया है, शक्ल भी गरीब जैसी लग रही है। अरे तुम दोनों के लिए मैंने कितने अरमान देखे थे, अच्छी लड़कियां देखी थी, खूब अमीर थी, अच्छा खासा दहेज आता। माँ, दहेज की क्या जरूरत है? हम दोनों इतने कैपेबल हैं कि कमा सकते हैं। हमारी नौकरी अच्छी कंपनी में लग चुकी है। माँ जी, आप हमें अपना कर तो देखिए, हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। नहीं, मैं तुम्हें अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। देख रही हो माँ, इन काली लड़कियों ने जरूर मेरे भैया पर काला जादू कर दिया, तभी वो ऐसा बोल रहे। इतनी तो इनकी मति भ्रष्ट नहीं हो सकती। वर्षा, तमीज से बोलो, तुम छोटी हो अपनी भाभीयों से। देखा माँ, देख रही हूँ। तुम दोनों को तो मैं अपनाने से रही और अपने बेटे को जाने नहीं दूंगी, इसलिए चुपचाप इस घर में रह लो। चल वर्षा, अंदर। बिना गृह प्रवेश किए माँ बेटी अंदर चले जाते हैं। अगले दिन दोनों बहू नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होकर चाय नाश्ता बनाकर सुमित्रा और वर्षा को देने जाती हैं। माँ जी, दीदी, पालक और प्याज के पकौड़े बनाए हैं चाय के साथ, लीजिए, आपको पसंद है ना? मयंक जी ने मुझे बताया था। तुम दोनों मनहूस शक्ल वाली चली जाओ मेरी आंखों के सामने से। मैं तुम दोनों के हाथ का कुछ नहीं खाऊंगी। पता चले मैं भी गोरी चिट्टी से काली हो गई तो। अरे जरा मेरे बेटे और हमारी शक्ल देख, दूध के धुले हुए हैं हम, और तुम दोनों खुद को देखो। वही दो माँ, पता नहीं भैया कौन से गटर से इन्हें उठाकर ले आए हैं। जाओ यहाँ से। वर्षा, जा जाकर कुछ बना ले। नहीं माँ, मेरा कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। इन दोनों को नौकरानी की तरह रख लीजिए, यही बनाकर दे देंगी। सही कहा तूने, बहुरानी तो नहीं हो सकती हैं, पर नौकरानी की तरह काम जरूर करवा सकते हैं। चलो ये चाय नाश्ता यहाँ रख दो, अगर कुछ खराब हुआ तो तुम दोनों की खैर नहीं। माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, हम अच्छे से काम कर देंगे। ओ निश्चिंत की बच्चियों, जाओ जाकर गरम गरम पकौड़े लेकर आओ। फिर दोनों चाय पकौड़े परोसती हैं और अपने पतियों को भी देती हैं। दिन गुजरते हैं, सास और नंद दोनों काली बहू पर अत्याचार करने लगती हैं। एक बार तो चाय से वर्षा का मुंह जल गया था, तो उसने गर्म पानी में रितिका का हाथ जला दिया था, और सुमित्रा ने भी खाने में ज्यादा नमक होने पर एकता को तमाचा मारा था। ये उनके लिए आम हो गया था। महीने गुजर जाते हैं, दोनों काली बहू पर अत्याचार करती रहती हैं। ऐसा होता हुआ उनके पति भी देख लेते हैं, तो एकता कहती है, अरे आप चिंता मत कीजिए, माँ जी की थोड़ी डांट फटकार नहीं लेंगे तो वो हम दोनों को अपनाएंगी कैसे? हमें भी तो अपना जैसा बनना होगा ना। पता नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। एकता, अगर कुछ ज्यादा हो गया है तो बता दो, तुम्हें इतना सहन करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ, हाथ मुंह धो लीजिए। ठीक है। ओ छोटी भाभी, जरा इधर आना, मेरे सूट सिलना आपको एक। दीदी बुला रही हैं, मैं जाती हूँ। फिर एकता वर्षा का सूट सिलने चली जाती है, जो कि उसे पसंद नहीं आता।
और किसी से कॉल पर बात करते हुए एकता को बहुत खरी खोटी सुनाती है। रोते हुए एकता चली जाती है। अरे इतना क्यों चिल्ला रही है अपनी भाभी पर? अरे रणवीर, मैं तुझे क्या बताऊं, ऐसी काली भाभी की वो शक्ल देखना भी ना मुझे पसंद नहीं है। मजबूरी है मेरी, इसलिए मैं तो सुना देती हूँ। अच्छा, माँ बुला रही है, मैं कॉल रखती हूँ। दिन गुजरते हैं, दोनों काली भाभियों पर अत्याचार कम नहीं होता। वहीं वर्षा की शादी राघव से हो जाती है, जो कि कुछ समय बाद उस पर अत्याचार करने लगता है। ये कैसी बकवास चाय बनाई है तुमने वर्षा? तुम्हें मायके में कुछ किसी ने सिखाया है या नहीं? एक तो मुझे दहेज में तुम्हारे घर से न एक गाड़ी मिली है, न सोने की चेन, ना ही कुछ एसी वगैरह। गरीब कहीं की, और गरीब तुम्हारे मायके वाले। राघव, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? दहेज लेना ठीक नहीं होता है तो आप मुझे इस तरह मारेंगे क्या? चाय तो मैंने बिल्कुल ठीक बनाई थी। मैं जानती हूँ आप जानबूझकर ये सब कर रहे हैं। मुझसे जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, समझी? तुम अपनी माँ से बोलो मुझे एक वैगन आर गिफ्ट करें। शादी को 2 महीने बीत जाते हैं। राघव उसे गरीबी और दहेज का ताना देता था। ये बात वर्षा ने सुमित्रा को फोन करके बता दी थी और सुमित्रा ने अगले ही दिन फोन करके राघव और वर्षा को घर बुला लिया। दामाद जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? शादी को 2 महीने हुए और आप मेरी बेटी के साथ ये सुलूक कर रहे हैं? और आपने ये क्या दहेज दहेज लगा रखा है? आपको ये नहीं पता दहेज लेना और देना कितना गलत होता है? अच्छा, अब आपको याद आ रहा है कि दहेज लेना और देना दोनों गलत है। अब यही सब आप अपनी दोनों बहू के साथ कर रही थी, उन्हें काले रंग के ताने दिए, और अब अपनी बेटी के साथ बुरा हो रहा है तो बहुत दर्द हो रहा है। और आप अपनी बहू के साथ ये सब करते हो तब कुछ नहीं, वो भी तो किसी की बेटियां हैं। हाँ, ये बात अलग है कि उनका दुनिया में कोई नहीं है। राघव की ये सारी बातें चारों बहू बेटे सुन लेते हैं और सुमित्रा को भी अपनी गलती का पछतावा होता है। दामाद जी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरी दोनों बहुएं भी किसी की बेटी हैं। मैंने उन पर बहुत अत्याचार किया है। अरे तुम दोनों यही हो? एकता, रितिका बहू, मुझे माफ कर दो। हाँ, आप दोनों भाभी भी मुझे माफ कर दीजिए। अरे माँ जी, दीदी, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाइए। हमने आपको माफ कर दिया। बस कभी किसी के रंग और हालात का मजाक मत बनाइएगा। हाँ दीदी। इसका मतलब राघव जी, आपने ये सब जानबूझकर किया? हाँ सासू माँ, और वर्षा को सबक सिखाना जरूरी था। मेरे दोस्त रणवीर ने मुझे ये बात बताई, जो वर्षा का भी दोस्त रह चुका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राघव, क्योंकि हम तो माँ और अपनी बहन को समझा ही नहीं पाए। हालांकि ये सारी बातें हमारे सामने थी, पर आपकी तरह कभी एक्शन नहीं ले पाते। मयंक जी, रवि जी, मैं किसी के साथ अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता। जो गलत है वो गलत है। बहू, मैंने तुम दोनों को अब दिल से अपना लिया है, इसलिए अच्छे से सारी रस्म और दोबारा शादी करूंगी। और दामाद जी, आप मेरी बेटी को परेशान मत करना। नहीं सासू माँ, वो सब नाटक था। सॉरी वर्षा। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सुमित्रा खुशी खुशी अपने दोनों बेटों की दोबारा शादी कर अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। वर्षा भी राघव के साथ अच्छी जिंदगी बिताती है।